नमस्ते दोस्तों, मैं जगदम्बा तिवारी शुक्ला उर्फ जगदम्बानंदन शुक्ला देविका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के आइडियोलॉजिकल सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे कंट्री में किस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है। चूँकि मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, आप सभी जानते हैं। प्रोफाइल पढ़िए, बायोडाटा पढ़िए। मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन एडवोकेट में भी आपको मिलेगा। उन दोनों में 9 अगस्त और 31 जुलाई अब मैं जोड़ दी हूँ, चूँकि 19 या 18 अप्रैल से मैं जोड़ दी हूँ, क्योंकि मेरे 2 बर्थडे हैं। एक जो फ्रेंड्स के बीच ओरिजिनल है 9 अगस्त और 31 जुलाई सर्टिफाइड हैं, तो वो नया सेक्शन चेंज की हूँ। बात यहाँ पे हो रही है, चूँकि मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, आजकल एविडेंस लॉ के प्रेजेंट प्रचलित प्रिवेलेंट मैटर्स पे थोड़ा सर्च भी कर रही हूँ, कुछ बुक्स वगैरह लिखने के लिए। तो क्रिमिनोलॉजी के सेक्शंस तो मैं काफ़ी पहले से सर्च करके काफ़ी बुक्स पे करके रखी हुई हूँ, चूँकि अभी अथॉराइज्ड नहीं हूँ। टाइम तो बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल तो वीडियोस भी मेरे अपलोड नहीं हो रहे हैं, उस केस को लेके जाना है। चूँकि मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन की शुरुआत आप तभी से मानेंगे जब इस अकाउंट से मैं वर्डप्रेस लिखना शुरू की थी। शॉर्ट स्टोरीज, जगदम्बा शॉर्ट स्टोरीज। अगर फेसबुक पे आप जाएंगे 2015 से, तो सबसे पहले मेरा पेपर में पब्लिश हुआ था जगदम्बानंदन शुक्ला के नाम से। फिर मैं जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से वर्डप्रेस पे लिखती हूँ। तो बात यहाँ पे आ रही है मॉब लिंचिंग। मेरे केसेस अधूरा नायक मुस्कुराती जंग के सारे केसेस पर ये ट्रू स्टोरी पे है। क्या वो आपके लाइफ से जुड़े हुए पहलू हैं, लिंक्स हैं? चूँकि प्रिवेलेंट एविडेंस लॉ में ये प्रूफ नहीं किए जा सकते, केवल ठोस डॉक्यूमेंट्री सबूत, विटनेसेस प्रूफ होते हैं। डॉक्यूमेंट्री सबूत हो तो ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस तो मेरे पास पर्याप्त हैं। प्रिवेलेंट डिवाइस कंपनीज, सिम कार्ड्स कंपनीज, आभासी प्रक्रिया, क्लोनिंग प्रक्रिया तो बैन है, आपको पता है। लेकिन आजकल मार्कर प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, उस स्टेटस में अपने बच्चों, अपने खानदान को पहुंचाने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट, इस आभासी प्रक्रिया को लॉ में मान्यता इसलिए नहीं दी जा सकती कि इसके थ्रू मर्डरर्स, रॉबरी करने वाले, डकैत्स, चोर और हैबिचुअल क्रिमिनल्स को ही बेनिफिट होगी। क्योंकि कब किसकी डिवाइस किसके नाम, किसकी चोरी सिम कार्ड किसके नाम कैसे हो जाए और उसके फॉलोअर्स ऑलरेडी बढ़ते रहें, तो पब्लिक शुरू से थोड़ी सटकी हुई रहती है। आप सभी अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक ओपिनियन जानते होंगे, पॉलिटिकल मैटर्स में पब्लिक ओपिनियन बहुत माने, इनको कभी खुद सोचने की क्षमता कुछ मैटर्स पे नहीं देनी चाहिए, नहीं तो 130 करोड़ की 130 सोच सब बर्बाद हो जाता है। और वहाँ तो बिल्कुल नहीं जहाँ लिटरेसी 100% या 99% या 90% तक न हो। तो बात यहाँ पे आ रही है मॉब लिंचिंग की। देखिए, मॉब लिंचिंग कानून में अनलॉफुल असेंबली, आप इसको लीजिए ना, मॉब लिंचिंग कहिए ही मत। कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग हो तो उनको सज़ा नहीं दिया जा सकता है, इससे हम हट जाते हैं, क्योंकि हम उनको पनिश नहीं कर सकते। आप बिल्कुल मत करिए। किसी को भी किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो रीज़न चाहे जो भी हो। पब्लिक आक्रोश में आके किसी को मार दे, घायल हो जाए, ठीक है, वो सज़ा के तौर पे फिर लॉ को सपोर्ट कर दे। किसी की मार के जान ले ले। अभी तबरेज अंसारिया कौन था, 21 तारीख को मैं एक पोस्ट, 20 तारीख को शायद पोस्ट डाली थी या 21 को, और उसी दिन उसका मॉब लिंचिंग में मर्डर हुआ था। शायद हनुमान बोल के मर्डर हुआ था। ये भी एक प्रिवेलेंट केस, आभासी प्रक्रिया की नौटंकी है। आजकल जो आप लोग पागलपन कर रहे हैं उसी की देन है। उसके बाद देखिए, साधु संतों का भी मर्डर मॉब लिंचिंग में हुआ है। साधु संत का मर्डर का रीज़न क्या हो सकता है? अगर साधु संत इस योग हो जाते हैं कि उनका मर्डर कर दिया जाए, तो फिर उनमें वो योग्यता किस लेवल की है? ईसा मसीह को भी मारे थे लोग, तो ये मेंटल प्रॉब्लम के वजह से, अच्छाई को एक्सेप्ट न कर पाने की वजह से उनका मर्डर किया गया था, मार दिया गया था शासन के द्वारा। ये आप सभी से जानते हैं।
तो उस टाइप का तो ये मर्डर है नहीं। सन्यासी का मर्डर पहले तो एक जान ली क्यों गई? आपको इतना राइट कौन दे दिया कि आप किसी और का जान ले लें? आप एक व्यक्ति को जिंदा कर नहीं सकते, किसी का ट्रीटमेंट करा के उसे सही कर नहीं सकते, आप इस योग्य नहीं है कि 2 रोटी खिलाकर किसी को पूरे जीवन पालन कर सकें, और आप फटाक से किसी को मार दे रहे हैं जिसकी परवरिश में उनके माँ बाप या समाज कितना टाइम दिया हो, वो अपना कुछ तो योगदान देने, अरे कुछ नहीं तो एक सीख यहाँ से वहाँ तो रखेंगे, कुछ तो है उनका योगदान, आप उनको मारते हैं। दूसरी बात, कोई भी जीवन इतना आसानी से नहीं मिलता। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कई योनियों लेने के बाद मनुष्य रूप में इंसान पैदा होता है। कलयुग की उम्र 100 साल है। 100 साल के पहले जो आत्माएं मर जाती हैं वो भटकती हैं, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वो उनकी नियत आयु नहीं है, इसलिए वो नियत आयु के पहले मरती हैं। कलयुग की नियत आयु 100 साल है। अब देखिए, मनुष्य जन्म पाप कर्म को धो के पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए हुआ है। आप किसी को समय के पहले मार दे रहे हैं, वो अपने जीवन का क्या विकास करेगा? और यदि आप धर्म मानते हैं तो धर्म के आधार पे बताइए कि वो क्या अपने जीवन की उन्नति कर सका, उसके मरने का क्या ध्येय है। उसके बाद आजकल छोटे बच्चे तक ऐसा लग रहा है कि क्लोन किए हुए हों किसी पर्सनालिटी के। इसके तो हम हजारों एविडेंसेस कर लिए। मतलब जो बच्चा 2 साल में निकर पहनना नहीं जानता है, वो आजकल देखिए कोई साइंटिफिक रिसर्च इम्प्लीमेंट तब तक नहीं किया, चाहे से वो सिक्योरिटी काउंसिल या इंटरनेशनल कोड भी नहीं किया जा सकता अगर वो मानवता के बेनिफिट में न हो। ऐसे तो कतई नहीं किया जा सकता, वरना ह्यूमन क्लोनिंग को लीगल साबित कर दिया जाता, जो ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर सकते। आज जितनी तबाही हो रही है इसी टाइप के मैटर से हो रही है। यदि मैं गलत हूँ तो आप इसे साबित करिए कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरे पास अब, क्योंकि मैं 2017 से कुछ मैटर्स, केसेस, एविडेंसेस अपने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के लिए रख रही थी, जो आज 500 के ऊपर हो चुके हैं, और उसको अब दाखिल करके मैटर्स को हमें सेट करना है। क्योंकि ऑनलाइन मैं काम करती हूँ, जिन लोगों को ये जुड़े हैं, इनविजिबली जुड़े हैं, काम करवाते हैं, ठीक है, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो इसके आधार पर मैं अच्छे काम करवा सकूंगी। बस इतना है, आइडियोलॉजी बेस पे आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, यदि मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं अपने पैसे से केस दाखिल कर दूंगी। 500 से कम पैसे में मेरा केस दाखिल होगा। आर्गूमेंट मुझे खुद करना है, आप मेरे किसी काम के नहीं है। यदि, क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट ये प्रॉब्लम, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिस दिन इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था बहुत हुई है। इतने साइबर क्राइम है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी प्रॉपर्टी कुर्क होगी ना, वो सब इसमें आएगी। तो बात यहाँ पे आ रही है कि आप मॉब लिंचिंग किस अधिकार से कर दें? कानून आपको छोड़ कैसे रहा है? मॉब लिंचिंग को अनलॉफुल असेंबली, उसके बाद उसको मर्डर में तब्दील करके कार्रवाई की जाए। ऐसा आप लोगों में उबाल ही क्यों कि किसी की जान ले रहे हैं? बिल्कुल भी ये लीगल नहीं है, इसलिए इसके लिए सज़ा निर्धारित होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मुस्लिम का मर्डर हो, मर्डर है, मानवता का मर्डर है। साधु संतों का मर्डर है, मानवता का मर्डर है। इसलिए आपको सज़ा हर एक के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी धर्म हो, किसी के जीने के अधिकार को छीनते हैं, ये अधिकार आपका नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, इसलिए आपको राइट नहीं दिया जाता और आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो कोर्ट रोक क्यों नहीं पा रही है? इस वजह से नहीं रोक पा रही है कि आज कोर्ट में कोई भी ऑनेस्ट नहीं बैठा है। और इसको मैं 2016 से लेकर 2018 तक मैं चेक कर चुकी हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जिन इसे संचालित कर रही हैं, कभी कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जहाँ फ़ायदा आता है ये पॉलिटिकल पार्टीज, गेमर्स होती हैं, पॉलिटिशियंस एक हो जाते हैं। इसलिए ये कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो भी जज हो, कास्ट तो मैं पहले ही कहीं इनका हटा दिया जाए, नाम के आगे सिर्फ इंडियन या जस्टिस लगाया जाए, कास्ट तो इनका एकदम ही हटा दिया जाए। इम्पार्शियल होके केस जजमेंट्स दें, एडवोकेट्स
जो जूनियर एडवोकेट्स को प्रभावित करते हैं, ऐसे एडवोकेट्स हैं, केसेस हैं ना, वो तो जाएंगे ही बार काउंसिल से। ये मेरा पर्सनल मैटर है। जगदम्बा तिवारी बनाम अदर एडवोकेट्स, उनको यूपी बार काउंसिल में वैसे भी रहना नहीं है, रहना भी नहीं चाहिए। जजों को और यूपी बार काउंसिल को मेरा समर्थन करना चाहिए, वरना नए लोगों का तो हमेशा शोषण करेंगे ये सब, तो उन लोग को तो हटाना ही होगा। बात यहाँ पे बस मेरी यही है कि आप मॉब लिंचिंग बंद करिए, कोर्ट इस पे एक्शन ले। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पॉलिटिक्स खेल रही हैं तो कोर्ट्स ले। कोर्ट्स को बहुत पावर है, ये ना सोचे कि कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से अपने लाइफ को सेव करिए। इस समय तो बिल्कुल कोई इस तरह की कोई घातक कोई भी ऐसा प्रयास मत करिए। जिनके पास पहुंच नहीं पा रहा है मास्क वगैरह, उनके घर में सैनिटाइजर नहीं है, नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते को उबालिए, हाथ सैनिटाइज करिए। कपड़े हैं आपके पास, कॉटन की साड़ी है आपके पास, पुराने कॉटन के कपड़े हैं, गमछे हैं, फाड़ लीजिए। लंगोटा आप सभी बनाना जानते हैं, डबलिंग करके धागा लगा के अपना बना लीजिए सिल के। हर कोई सिल, जो महिला, जिस घर में महिला है, अगर बेसहुर नहीं है, अच्छी तरह जानती है, अच्छी गृहिणी है, तो उसे सबको पता होगा, बना लीजिए। एक बाहर जाइए, बाहर से होके आइए, तुरंत उसको या तो डेटॉल में सैनिटाइज कर दीजिए या फिर नीम की पानी, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम की में उबाल के सैनिटाइज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे बचे रहेंगे। बाकी सब अपना फेस वगैरह अगर सैनिटाइज़र नहीं, अरे ये डेटॉल या फिर ऐसे नहीं धुल पा रहे हैं, तो आप नीम का यूज़ करिए। नीम एक बाल्टी एकदम उबाल के रख लीजिए, आपके पास नीम हो तो, और उससे हाथ मुंह बढ़िया से धो के नहाइए धोइए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नीम वायरस पे अफेक्टेड है, तो मॉब लीचिंग बंद करिए, कोर्ट इस पे ध्यान दे। और इसके बाद यदि कोई मॉब लीचिंग होती है तो वो पूरी कम्युनिटी, पूरे कास्ट पे एक साथ कार्रवाई करके कमर तोड़ डैमेज डाला जाए, ताकि ये कम्युनिटीज़ गुंडागर्दी जो दादागिरी दिखा रही हैं वो बंद हो जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।